ये 3 चीजें मुझे आपको सिखानी थी और इस चैप्टर में 3 चीजें आने वाली है। ये 3 चीजें आ गई तो इस चैप्टर का काम खत्म हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला और इस चैप्टर के भी मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। अब ये हम कर चुके हैं कल, ठीक है। अगर आपने कल नहीं किया है या किया है फिर भी आया नहीं है तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, वीडियो में इसके साथ पिन कर दूंगा तो आप देख लेना। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंसेप्ट क्या है समझो पहले कंसेप्ट को। मैंने जैसे कल समझाया था कि मैं और मेरा पार्टनर दोनों जो ओल्ड रेशियो है उसमें जो इनकम हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट को सेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2020 में हमने 50,000 सेव किए, जो भी प्रॉफिट हुआ उससे हमने 50,000 अलग रख दिए। 2021 आया, उसमें भी हमने मान लीजिए 51,000 सेव किए, फिर 49,000 सेव किए। ऐसे हम अप्रोक्स हर साल 40-50,000 अप्रोक्स सेव करते रहते हैं। अब 2026 में हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, तो अब एक हम क्या करेंगे, 2022, 2023, 2024, 2025 यहां तक का जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ होगा, जो भी रिजर्व हुआ होगा, उसको ओल्ड पार्टनर जो है वो पहले बेच लेंगे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पूरी पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। और अगर सब कुछ फिर से हो रहा है तो रिजर्व भी फिर नए तरीके से रखी जाएगी। पुरानी जितनी भी रिजर्व है, और लॉस भी है, देखो पुराना लॉस भी हो सकता है तो उसको भी बांट लेना है। और प्रॉफिट हो, कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट की हो, रिजर्व बचाया हो, तो वो भी बांट लेंगे, ठीक है। तो उसको बांटने का हमें जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आया, एकलौता क्वेश्चन है। तब होगा क्या, बोर्ड में बार बार सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो आएगा तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, पेपर निकालने वाला कुछ नया करता हूं भाई मैं, और ये सम 3 मार्क्स में पूरा सेट भी हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको पूछ लेगा। और इसका जो सम है वो पूरी एक्सरसाइज में एक ही सम है, सम नंबर 12 जो आज हम करने वाले हैं। सम नंबर 12 इज द ओनली सम जो एक्सरसाइज में दे रखा है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। लेकिन और बाद में आएगा रिवैल्यूएशन, ये हम कल करेंगे लेक्चर 3 में, ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, हालांकि इस यूनिट से इसका कोई भी सम आने वाला नहीं है एग्जाम में, आज तक कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाने का कोई सम पूछा नहीं गया है, लेकिन ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वो भी एक रिकंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो आज हमें रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कवर करना है। 2 IMP पॉइंट्स याद रख लीजिए, ये आ गया मतलब आपको फिर आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट should always be distributed in old ratio। समझ में आ रहा है। अब यहां पे एग्जाम वाले क्या करेंगे, जब ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसमें आपको साथ में न्यू रेशियो भी देंगे। और ये न्यू रेशियो क्यों दिया होगा, ताकि आप गलती करो, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, इसलिए मैं पहले ही फिक्स कर देता हूं, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट should always be distributed among the partners in their old ratio। is that clear? लिखो, लिख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट should always be distributed
among the partners in their P&L ratio, in their old P&L ratio. Reserve and accumulated profit should always be distributed among the partners in their old P&L ratio. This is the first important points जो आज के समय में हेल्प करने वाला है. And the second one is profit sharing fund. अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता रहा हूं आपको, ध्यान से लिख लेना और याद रख लेना. प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कर सेविंग अकाउंट, एटसेट्रा are liabilities. Hence, it should not be distributed among partners. चलिए, ये हो गए आज के दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिससे आज का हम पूरा सम करेंगे और आपको सम आ जाएगा अगर आपको ये दो पॉइंट आ गए तो. चलिए फिर से एक बार मेरे साथ समझ लीजिए, फिर हम डायरेक्ट सम करने के लिए जाएंगे. और ट्रस्ट में ये दो पॉइंट आ गए, सम आ गया, 3 मार्क्स पक्के हो गए आपके. और एक तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, 2 की जगह पे 3 पॉइंट कर देते हैं. एक और पॉइंट आ सकता है एग्जाम में. कई बार क्या होगा कि हमने रिजर्व बचा के रखी है लेकिन उसके सामने कोई पैसा देना बाकी है, क्लेम देना बाकी है, पेंडिंग है. तो सबसे पहले वो रिजर्व में से वो क्लेम देना है, फिर जो बचे वो पार्टनर्स को मिलेगा. समझ में आया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम में आने वाला है. इफ द एनी क्लेम against the reserve is outstanding or a pending. If the any claim against the reserve is outstanding or a pending, firstly deducted from the particular reserve and then remaining amount to distributed among partners. चलिए समझ में आ गया.
अब फिर से एक बार मैं तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सम। अब सम में आप गलती करो उसका पूरा इंतजाम कर लिया होगा बोर्ड वालों ने, लेकिन हमें गलती करनी नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट मेरे याद रख लो तो गलती नहीं होगी, वरना इन तीनों पॉइंट में बोर्ड वाले पूरी तैयारी करके, पेपर सेटर ने पूरी तैयारी कर ली होगी कि आपके मार्क्स कटे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, क्या याद रखना है सबसे पहले, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अंदर आपको न्यू रेशियो भी दिया होगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें रिजर्व और प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। दूसरा पॉइंट, ये 3 वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कर सेविंग अकाउंट, पढ़ने में ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई रिजर्व है, पीछे फंड वर्ड आता है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, लेकिन पीछे फंड वर्ड आने के बावजूद ये लायबिलिटी है, ये कोई रिजर्व नहीं है। और हम क्या बेच रहे हैं अभी, किसका सम कर रहे हैं, रिजर्व का, तो रिजर्व बांट नहीं। अब रिजर्व के सम में एग्जामिनर क्या करेगा, पेपर सेटर एक वर्ड ऐसा डाल देगा बीच में। अब आप हो बोर्ड के टेंशन में, सम आपको गिना गिना लगता है, आपको पता है आता है आपको, और जल्दबाजी में आप क्या करोगे, इसको भी बांट के आ जाओगे, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओगे। और अगर आपने ऐसा किया, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए, तो फिर खत्म बात, गए मार्क्स। ये ध्यान रखना है, 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड आए तो उसको बांटना नहीं है, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर किसी रिजर्व के सामने कोई क्लेम पेंडिंग है, कोई पैसे देने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर रिजर्व से डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो बांटना है, ठीक है। चलिए, आर यू रेडी? तो अब जनरल एंट्री के टेबल ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, ऊपर 2 लाइन छोड़ना, 2-3 लाइन हेडिंग के लिए, बाकी पूरे पेज में जनरल एंट्री ड्रॉ कर लीजिए। करते हैं सम। आपकी बुक में ये एक ही सम दिया है, सम नंबर 12, जो अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम नंबर 12 है। सबका ध्यान अब यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं पूरा। चलिए क्या बोला है देखिए, अलय एंड संकेत आर द पार्टनर of a partnership firm. Profit loss sharing ratio among them is 2:1. As on 31st/3/2017, the following balances in the books of firm. जब वो दोनों का रिकंस्ट्रक्शन हुआ फर्म का, तब उनकी बुक में इतने बैलेंसेस ऑलरेडी थे। अब हमें सम स्टार्ट करने से पहले ही इन बैलेंसेस में डिसाइड कर लेना है कि कौन से बैलेंस का कौन सा, यानी क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, और दूसरा क्या बांटना है और क्या नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। चलिए यहां पे दिया है पहले P&L अकाउंट, कौन सा बैलेंस है, ब्रैकेट में ऐसा मेंशन किया होगा, ठीक है। रिजर्व फंड ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो जब किसी रिजर्व के पीछे कुछ मेंशन ना किया हो, तो हम मान के ही चलेंगे कि रिजर्व का सारा कैसा बैलेंस होता है, ऑलवेज सारी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सिर्फ P&L में डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट वाली सारी रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो जिसके पीछे नहीं दिया है उसका हम मान लेंगे कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। P&L में दिया होगा, बाकी सब में हम मान लेंगे क्रेडिट है। चलिए वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड कौन सा बैलेंस है, इसमें डेबिट क्रेडिट देखना ही नहीं है। अभी मैंने पॉइंट लिखवाया, पता है ना, 3 वर्ड, कौन से 3 वर्ड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड और वर्कर सेविंग अकाउंट। ये 3 में से कोई भी बैलेंस दिया हो उसका तो एंट्री नहीं करना है, ये तो आपको गलती करने के लिए ही दिया है। इसका होता क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन इसका हमें करना कुछ नहीं है। पहले हो गया कट, इसको गलती से भी बांट मत देना, वरना आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे फिर।
ठीक है, चलिए वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब आगे और भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी है, वो भी पढ़ लेते हैं। On the above date, Alay and Sanket decide to change their P&L sharing ratio in 1:1. उन्होंने अपना रेशियो बदल के 1:1 करने का डिसाइड किया, राइट। अब बताइए इस 1:1 का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वो प्राइमरी वाला अपना माइंडसेट बदल देना। हमारा प्राइमरी में क्या माइंडसेट था? सब में कुछ भी दिया है तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। अब तक हम ऐसा ही मान के आए और ऐसा होता भी था। अगर कुछ भी दिया है तो फालतू में नहीं होता था, क्वेश्चन का सारे पॉइंट्स यूज होते थे। लेकिन अब 12th में हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए तो उसका यूज होगा ही। ये पूरा सम हम कर देंगे, लेकिन ये 1:1 का कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो आप गलती करो, उसीलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अ क्लेम ऑफ 6,000, अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना। अ क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग, अभी मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट यही ऐड करवाया। A claim of rupees 6,000 is outstanding to payable workers against worker accident compensation fund. किस रिजर्व के सामने क्लेम पेंडिंग है? ठीक है, ये फोर्थ वाली रिजर्व के सामने क्लेम पेंडिंग है, तो उसकी अमाउंट हम यहां से माइनस कर देनी है। अब ये कितना बचा? ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही करेक्ट कर लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्कर एक्सीडेंट के लिए हमने 21,000 बचा के रखे थे, उसमें एक 6,000 का क्लेम देना बाकी है, तो देना पड़ेगा ना। बाद में जो बचेगा वो बांट सकते हैं, तो 6,000 हम दे देंगे। अब बोला क्या है? पास द जनरल एंट्रीज, पास द जनरल एंट्री शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री लिखिए। चलिए, इज दैट क्लियर? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक वन एंट्री करते जाएंगे। चलिए, जर्नल एंट्री के ऊपर मैंने आपको 3-4 लाइन छुड़वाई थी। एग्जाम में भी आप यही टेक्निक यूज करना, पहले जो चीजें हमारे काम की वो लिख लेते, ठीक है। अब आपने जो ऊपर 4 लाइन छोड़े उसमें क्या लिखना है? सबसे पहले हम कुछ चीजें नोट डाउन कर लेंगे, जैसे पार्टनर्स कौन है और हमें कौन सा रेशियो चाहिए। हमें सब कुछ बांटना है ओल्ड रेशियो में, तो ये 2 चीजें आपको पहले ही अलग से नोट डाउन कर लेनी है। तो पार्टनर के नाम क्या है? अलय एंड संकेत, और उनका पीएनएल रेशियो क्या है? यानी सब कुछ हम इसमें बांटेंगे, सबके सारी रिजर्व बटेगी अलय और संकेत के बीच में इन द रेशियो ऑफ 2:1। 1:1 कहीं पे लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, वो गलती से भी मत लिखना वरना भूल कर दोगे। चलिए, डेट, पर्टिकुलर और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। अब एक एक रिजर्व लेते जाएंगे और उसको बांटते जाएंगे। सबसे पहली रिजर्व कौन सी है? पहली रिजर्व, पहली रिजर्व हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट बैलेंस। कितने रुपए है? 18,000, ठीक है। तो इस 18,000 को बांटना है। बांटने का एक सीधा रूल बताता हूं, जिसका जो भी बैलेंस है उसको उल्टा कर दो। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। रिजर्व फंड का बैलेंस नहीं दे रखा था, लेकिन इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा क्रेडिट बैलेंस, तो इसको क्या कर देंगे? इसको क्या कर दोगे? कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, तो इसको भी क्या कर देंगे? डेबिट। और सामने पार्टनर्स के बीच में बांट दो। चले, तो ये डेबिट बैलेंस है तो पीएनएल होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? अलय का और संकेत का अकाउंट, उनके बीच में बांटना है, ठीक है। चलिए, तो पहली एंट्री पीएनएल अकाउंट हमें दे रखा है, डेबिट बैलेंस कितने रुपए का? 18,000 का। अब इसको बांट दो।
पीएनएल डेबिट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, अलाइज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, संकेत कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड, टू पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए बांटने थे, 18,000। किस रेशियो में बांटेंगे, बांट दीजिए 2:1 में। $12,000 और 6,000। अब नीचे बिंग लिख देंगे, बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट being debit balance of P&L account distributed among partners in their old P&L ratio। कर दीजिए, चलिए पहली एंट्री कर दीजिए फटाफट। हाँ, समझ में आ गया, आप फटाफट लिख दीजिए। चलिए सेकंड रिजर्व हमारे लिए है रिजर्व फंड। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कितने रुपए है, अबे 27,000 क्रेडिट बैलेंस है रिजर्व फंड का, तो इसको क्या कर देंगे आप, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, अलाइज कैपिटल एंड करंट अकाउंट और संकेत कैपिटल एंड करंट अकाउंट। चलिए नंबर 2 रिजर्व फंड, उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। कितने रुपए थे, 20। इसको बांट दीजिए, क्या एंट्री करोगे इसकी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड $27,000 टू अलाइज कैपिटल एंड करंट अकाउंट टू संकेत कैपिटल एंड करंट अकाउंट। $18,000 बिंग लिखना, वरना मार्क्स कट भी सकते हैं, हमें एक भी मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है। तो बिंग वही का वही लिख देना है जो आपने किया। क्या लिखोगे इसका, बिंग being credit balance of reserve fund distributed among the partners in their P&L ratio। लिख दीजिए फटाफट, चलिए हो गया सबका। चलिए अब तीसरा, तीसरा में क्या दे रखा है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। गलती से भी बांटना नहीं है, लेकिन इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर मुझे पता था इसको बांटना नहीं इसलिए मैंने एंट्री नहीं की। अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो पेपर चेकर को क्या लगेगा, आपको नहीं आता था इसलिए आपने छोड़ दिया। तो इसलिए इसकी एंट्री तो करनी है, लेकिन हम लिखेंगे नो एंट्री बिकॉज लायबिलिटी है। तो नंबर 3 दे के लिखो, नंबर 3 देके इसी तरह लिखो जैसे मैंने हेडिंग डाला है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। लिखो यहां इसके नीचे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड।
33,000 और नीचे लिख दो नो एंट्री। पर्टिकुलर के अंदर ही लिख दो नो एंट्री। नंबर 3 नो एंट्री। ठीक है, अब आते हैं फाइनल पे। 4 नंबर कौन सा था? 4 वाला बैलेंस, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड क्रेडिट बैलेंस। अब यहां पे कितने रुपए बांटोगे आप? वर्कर एक्सीडेंशियल कंपेंसेशन फंड में दिए थे 21,000, लेकिन उसमें एक 6,000 का क्लेम आउटस्टैंडिंग है, तो निकालने के बाद बचे कितने? इस 15,000 को ही बांटना है। समझ गए? चलिए, अब 15,000 को बांटेंगे, एक क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट वर्कर एक्सीडेंशियल कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू अलाइज कैपिटल अकाउंट और टू संकेत कैपिटल अकाउंट। $15,000 को बांट दो। लिख दीजिए फटाफट, फिर बिंग लिख देना। बिंग इसी तरह लिखेंगे कॉपी टू कॉपी। अब आपको आ गया ना? हो गया? बिंग लिख दिया। वर्कर एक्सीडेंशियल कंपेंसेशन फंड क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। चलिए, तो यहाँ पे इतना क्लियर है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटने के लिए 3 पॉइंट मैंने बताए थे, तीनों का यूज केस पता चल गया। सबसे पहले ओल्ड रेशियो में बांटना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रोविडेंट फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर सेविंग अकाउंट, ऐसे वर्ड दिए हो जो दिखते तो फंड जैसे है, देखते तो रिजर्व जैसे है, लेकिन वो है एक्चुअल में लायबिलिटी, तो उसको बांटना नहीं है। वो आपको गलती करने के लिए अंदर दे देंगे। ठीक है, और अगर किसी रिजर्व के सामने कोई क्लेम आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, तो सबसे पहले उसको डिडक्ट करना है पर्टिकुलर रिजर्व में से, फिर जो बचे वही बांटना है, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर का टारगेट यहाँ पे खत्म होता है। अभी आपको सम नंबर 10 करना है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क में करना है। अभी आप यहाँ पे कर दीजिए, बाकी बचेगा वो घर से करना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 10 करना है आपको। चलिए, सेम इसके जैसा ही है। अब बुक वाले और एक चीज अलग करेंगे हमसे। देखो, बुक वाले क्या करेंगे, वो कई बार इस रिजर्व की कंबाइन एंट्री करते हैं, लेकिन हमें सेपरेट एंट्री ही डालनी है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 10। कल अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे लेक्चर 3 में।